हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, मैंने पिछली क्लास में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या प्रशासनिक व्यवहार के बारे में आपको पढ़ाया था और उससे संबंधित कुछ सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है ये हर्बर्ट साइमन का रहा है। अब देखिए इसमें फ्रेंड हर्बर्ट साइमन के बारे में। तो हर्बर्ट साइमन ये बहुत ही बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई क्षेत्रों में, ठीक है, उपाधियां प्राप्त कर रखी थी। ठीक है, इनका जो विशेष योगदान रहा है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा ये कंप्यूटर के क्षेत्र में, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। राजनीतिज्ञ भी रहे थे, गणितज्ञ भी रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखिए इनका पहले जीवन परिचय। तो जो हर्बर्ट साइमन है, तो इनका पूरा नाम होता है हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम हर्बर्ट ए साइमन भी कहते हैं। तो पहले देखिए इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 जून 1916 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मिल्वॉकी, जो कि विस्कॉन्सिन में आता है, तो इस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और साइमन को बचपन से ही पुस्तकों एवं संगीत का वातावरण प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद में इनकी शिक्षा देखिए। तो इनकी शिक्षा, तो साइमन ने प्रारंभिक एवं हाई स्कूल तक की शिक्षा इन्होंने कहां से प्राप्त की थी? मिल्वॉकी से प्राप्त की थी। इसके बाद फिर वे 1933 में शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया और अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के साथ साथ गणित, तर्कशास्त्र और गणितीय सांख्यिकी, इसमें इन्होंने अध्ययन किया था। फिर इसके बाद में अगला है शिकागो विश्वविद्यालय में साइमन को हेनरी शुल्ज, गणितीय अर्थशास्त्री जिसको नाम होता है। इसके बाद फिर रुडोल्फ कॉर्नेफ, जो कि तर्कशास्त्री थे। इसके बाद फिर निकोलस रोसेवस्की, जो कि गणितीय और जैव भौतिकी थे, तथा हेरोल्ड जी लॉसवेल एवं चार्ल्स मेरियम, जो कि प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री थे। तो इनका सान्निध्य इन्हें प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इनके नाम आपको याद रखना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें नॉर्मन एंजल्स। ठीक है, तो जो नॉर्मन एंजल्स थे, तो नॉर्मन एंजल्स की द ग्रेट इलेशन, हेनरी जॉर्ज की प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी तथा अर्थशास्त्री रिचर्ड थियोडोर एली की पुस्तकों से साइमन अधिक प्रभावित होते हैं और इन्हें शैक्षिक जीवन अत्यंत उच्च स्तरीय मिला है। इसके बाद फिर सन 1938 ईस्वी में, तो सन 1938 तक अनुसंधान सहायक के पद पर ये रहे थे साइमन। फिर इसके बाद में 1938 से 1939 के दौरान वे इंटरनेशनल सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन के स्टाफ सदस्य रहे थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर 1939 से 1942 तक साइमन ने वर्कले में स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ठीक है, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन ब्यूरो में इन्होंने निदेशक प्रशासन के रूप में कार्य किया था। और इन्हीं दिनों, ठीक है, तो इन्हीं दिनों वे प्रशासनिक निर्णय पर अपना शोध कार्य करते रहे थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और फिर इसी शोध कार्य के पश्चात सन 1942 में साइमन इलिनॉइस प्रौद्योगिकी संस्थान में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होते हैं और शीघ्र ही वे इसी संस्थान में प्रोफेसर के पद पर पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद में साइमन की एक चर्चित पुस्तक है जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में से बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साइमन की चर्चित पुस्तक का नाम बताइए। है तो बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इनकी बुक है उनका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। यह 1945 में प्रकाशित हुई थी। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, साइमन की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 1945 में यह बुक प्रकाशित होती है। इसके बाद फिर यह पुस्तक बहुत अधिक लोकप्रिय हुई थी और यह विश्व की 12 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। तो ये 12 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे जर्मन, फिर इसके बाद में इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली, जापानी, डच, कोरियाई, स्वीडिश, पोलिश, फिनिश, ठीक है, इसके बाद फ्रेंच और चीनी, इन भाषाओं में यह बुक प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो हर्बर्ट ए साइमन थे तो ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। फिर इसके बाद में प्रशासनिक व्यवहार
जो नामक इनकी पुस्तक थी, तो साइमन की पीएचडी शोध कार्य का ही संशोधित रूप होता है जो उन्होंने 1942 में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जो उन्होंने शोध कार्य किया था वही उन्होंने अपने पुस्तक में भी लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर 1946 से 1949 तक साइमन इलिनॉइस प्रौद्योगिकी संस्थान में ये विभागाध्यक्ष रहे थे और सन 1949 में साइमन ने शिकागो छोड़ दिया और पिट्सबर्ग आ जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ जॉर्ज एल बच, विलियम डब्ल्यू कूपर तथा अन्य विद्वानों के साथ मिलकर इन्होंने कार्नेगी प्रौद्योगिकी संस्थान में औद्योगिक प्रशासन स्कूल की स्थापना का दायित्व इनको मिला था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि सन 1950 में 1949 में साइमन इस संस्थान, ठीक है, जिसका नया नाम है कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय में प्रशासन के प्रोफेसर नियुक्त होते हैं और सन 1965 तक इस पद पर रहते हुए साइमन ने स्मिथबर्ग एवं थॉमसन के साथ मिलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है, जो कि 1950 की बात है। और इसके बाद फिर साइमन की अनेक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सन 1975 में साइमन को कंप्यूटर विज्ञान में योगदान देने के लिए इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उस अवार्ड का नाम आपको ध्यान रखना है AM तुरिंग अवार्ड, इससे इन्हें सम्मानित किया जाता है। फिर इसके बाद में सन 1978 में 1978 में साइमन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा बैंक ऑफ स्वीडन के सौजन्य से संगठनात्मक व्यवहार में निर्णय प्रक्रिया के क्रम में उनके योगदान के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट ए साइमन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये 1978 की बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखें, इसमें सन 1986 में 1986 में साइमन को नेशनल मेडल ऑफ साइंस में सम्मानित किया गया और इसी प्रकार फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। और फिर इस योगदान के लिए अमेरिकन मनोविज्ञान संघ के द्वारा हर्बर्ट ए साइमन को द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अवार्ड इन्हें दिया जाता है। फिर इसके बाद में सन 1994 में 1994 में साइमन को चीन की विज्ञान अकादमी में भी इनको सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद में 1995 में 1995 में साइमन को अमेरिका या अमेरिकन लोक प्रशासन सोसाइटी के द्वारा ड्वाइट वाल्डो अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और इसी वर्ष साइमन को उत्कृष्ट कोटि के शोध कार्य के लिए इंटरनेशनल, ये ध्यान रखना फ्रेंड आपको, तो इंटरनेशनल ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। फिर इसके बाद में कृत्रिम बौद्धिकता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब कृत्रिम बौद्धिकता क्या है, मतलब जो रोबोट होते हैं, तो रोबोट को क्या कहा जाता है, कृत्रिम बौद्धिकता। तो आज हम देखते हैं कि कृत्रिम बौद्धिकता या रोबोट का जमाना चल रहा है। तो ये बात कई वर्षों पहले हर्बर्ट ए साइमन कह चुके थे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो कृत्रिम बौद्धिकता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसके लिए साइमन को ऑटोमेशन हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया था। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें शिकागो में स्थित एक म्यूजियम है। तो शिकागो में स्थित म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह हाल उत्पादन प्रौद्योगिकी में सैद्धांतिक एवं दार्शनिक योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित एवं मान्यता प्रदान करता है। तो सम्मानित भी करता है और मान्यता भी देता है। फिर इसके बाद में साइमन को अमेरिकन राजनीति विज्ञान संघ, प्रबंध अकादमी, परिचालन अनुसंधान सोसाइटी तथा प्रबंध विज्ञान संस्थान के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। फिर इसके बाद में सन 1991 में हर्बर्ट ए साइमन की मॉडल्स ऑफ माय लाइफ, ये इनकी पुस्तक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1991 में हर्बर्ट ए साइमन की एक बुक का नाम है जिसका नाम है मॉडल्स ऑफ माय लाइफ, यह प्रकाशित होती है और यह इनकी आत्मकथा थी।
ठीक है। फिर इसके बाद में लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, प्रबंध विज्ञान, अर्थशास्त्र, फिर मनोविज्ञान, गणित, गणित में व्यवहारिक गणित, ठीक है। फिर इसके बाद में सांख्यिकी, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान तथा परिचालन अनुसंधान के विद्वान हर्बर्ट ए साइमन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रशासन में व्यवहारवादी विचारधारा के अग्रणी पुरोधा तथा पूर्वानुमान के जन्मदाता के उपनाम से प्रसिद्ध साइमन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और अंत में इनका निधन देखिए, तो निधन कब होता है, तो हर्बर्ट ए साइमन का निधन 9 फरवरी 2001 को पिट्सबर्ग में हो गया था। और पिट्सबर्ग कहाँ पर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, वहां पर इनका निधन हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये हमने आपको बताया हर्बर्ट ए साइमन का जीवन परिचय। तो आपसे ही है, इससे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 11 नंबर में पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ये अब इसके बाद देखिए हर्बर्ट साइमन का योगदान। तो हर्बर्ट साइमन का योगदान निर्णय निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका अर्थ क्या होता है निर्णय का। तो निर्णय निर्माण को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो निर्णय का अर्थ होता है कि किसी समस्या के संदर्भ में कई सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना निर्णय कहलाता है। यह निर्णय का अर्थ होता है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, इनको दिन प्रतिदिन अनेक निर्णय इन्हें लेना पड़ता है। इसके बाद फिर इन कार्यों को करने के लिए उनके पास अनेक विकल्प होते हैं और इन कई विकल्पों में से जो श्रेष्ठ विकल्प होता है या सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, ठीक है, उनका चयन इन्हें करना पड़ता है, ठीक है। और प्रशासन में निर्णय निश्चित प्रक्रिया के परिणाम होते हैं, इसीलिए साइमन ने निर्णय को प्रबंध का हृदय कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्णय को प्रबंध का हृदय किसने कहा है। तो निर्णय को प्रबंध का हृदय हर्बर्ट ए साइमन ने कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए निर्णय करने की प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। मतलब जब कोई भी निर्णय लेता है तो उस समय कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय करने की प्रक्रिया के संबंध में कुछ विशेषताएं बताई है। तो पहली विशेषता यह होती है कि कोई भी निर्णय, ठीक है, तो कोई भी निर्णय उद्देश्य उन्मुखी होता है, अर्थात निर्णय हेतु किसी उद्देश्य या प्रयोजन का होना आवश्यक होता है। ये इन्होंने पहली विशेषता बताई कि जब कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो उसके संबंध में विशेषता बताई इन्होंने। तो ये पहली विशेषता है कि कोई भी निर्णय उद्देश्य उन्मुखी होता है। मतलब जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य, कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। इसके बाद फिर अगले विशेषता देखिए इसकी, अगला है कि निर्णयों की एक क्रमिक श्रृंखला होती है और कोई भी निर्णय अकेला नहीं होता, वह किसी अन्य निर्णय का परिणाम होता है और किसी अन्य निर्णय को प्रभावित भी करता है। और निर्णय एक निश्चित समय में लिया जाना चाहिए, ठीक है, समय रहते समय से पहले निर्णय लेना चाहिए, यह साइमन का कहना है। फिर इसके बाद आगे देखिए कि कोई भी निर्णय किसी विशेष समय में होता है और परिस्थिति तथा वातावरण से प्रभावित भी होता है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें कि निर्णय के लिए निश्चित समय सीमा का होना आवश्यक है और सामान्यतः निर्णय प्रक्रिया के कुछ निम्नलिखित चरण बताए हैं साइमन ने। तो देखिए कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला चरण होता है कि समस्या का निर्धारण करना। तो साइमन कहते हैं कि जो प्रभावशाली निर्णय होता है, तो प्रभावशाली निर्णय के लिए जो मूल समस्या होती है उसका निर्धारण करना आवश्यक होता है और निर्णयकर्ता के समक्ष समस्याएं परिभाषित रूप में नहीं होती, अतः उसे संगठन में दिखाई देने वाले लक्षणों के विश्लेषण के आधार पर मूल समस्याओं का निर्धारण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ये इन्होंने कहा है हर्बर्ट साइमन ने। इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें कि यदि किसी गलत समस्या के संदर्भ में अगर सही निर्णय लिया जाता है तो यह उतना ही हानिकारक होता है जितना कि सही समस्या के संदर्भ में गलत निर्णय लिया जाता है, ठीक है। और निर्णयकर्ता के द्वारा समस्या की परिवर्तनशील प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये इन्होंने बताया है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है विकल्पों का विकास करना।
तो समस्या के समाधान के संदर्भ में सभी संभव विकल्पों का विकास इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि प्रत्येक विकल्प के प्रभाव का मूल्यांकन। तो प्रत्येक विकल्प से संबंधित गुण दोषों का ज्ञान इस चरण के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है और ऐसा करते समय उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग विकल्पों की लागत एवं उसकी जो उपयुक्तता होती है, तो उपयुक्तता, समय एवं परिणाम आदि को ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला जाता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। तो आवश्यकता, समय एवं परिस्थिति के आधार पर जो सबसे अच्छा विकल्प होता है उसका चयन किया जाना चाहिए और इस चरण के अंतर्गत चुने जाने वाले विकल्प को ही निर्णय कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो उपयुक्त चरणों के अलावा निर्णय क्रियान्वयन एवं उनके प्रभावों का मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि व्यवस्था तथा क्रियाओं पर नियंत्रण को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो ये आपको सब याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के कुछ प्रतिमान बताए हैं। तो पहला इन्होंने बताया है आदर्शवादी प्रतिमान या आर्थिक प्रतिमान, ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया है प्रशासनिक प्रतिमान। तो पहला देखिए इसमें आदर्शवादी प्रतिमान या आर्थिक प्रतिमान। तो इस प्रतिमान की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहली विशेषता उन्होंने बताई कि व्यक्ति को आर्थिक प्राणी माना गया है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति क्या है, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी होता है और इस कारण निर्णयकर्ता ऐसा करने में सक्षम होता है जो अधिकतम लाभदायक होता है। ठीक है, इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति संगठन में ज्यादातर परिस्थितियों में पैसे के लिए काम करता है। फिर इसके बाद में अगला है कि व्यक्ति को विवेकशील या तार्किक प्राणी माना गया है और इस कारण निर्णयकर्ता ऐसे निर्णय को प्राप्त करता है जो कि सर्वोत्तम होता है या सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना गया है, अतः इस कारण निर्णयकर्ता मूल समस्या का निर्धारण कर सकता है और सारे विकल्पों का विकास भी कर सकता है एवं उन विकसित विकल्पों के प्रभाव के एक साथ मूल्यांकन के आधार पर किसी सर्वोत्तम निर्णय का चयन करता है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें आता है कि इस प्रतिमान के अनुसार निर्णयकर्ता के द्वारा निश्चित वातावरण में निर्णय लिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि निर्णयकर्ता का व्यवहार तथ्यों पर आधारित होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि यह प्रतिमान यह व्यक्त करता है कि निर्णय कैसे लेना चाहिए या निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया हर्बर्ट ए साइमन ने, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला प्रतिमान आता है प्रशासनिक व्यक्ति प्रतिमान। तो लोक प्रशासन के व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रमुख आधार स्तंभों में हर्बर्ट ए साइमन प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, और उन्होंने चेस्टर बर्नार्ड से प्रेरणा ग्रहण की थी और प्रशासनिक संगठनों का उन्होंने व्यवहारिक अध्ययन किया और इन अध्ययनों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि निर्णय प्रशासनिक संगठनों का हृदय होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अतः संगठन का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को निर्णय प्रक्रियाओं की जटिल संरचना का अध्ययन भी जरूर करना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और साइमन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो इसमें उन्होंने बताया कि निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें साइमन ने उन प्रक्रियाओं तथा विधियों पर बल दिया था जिनसे कार्रवाई सुनिश्चित हो और उनके अनुसार प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जो कार्रवाई से पहले ही किया जाता है। निर्णय लेना ही चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्रवाई आधारित होती है। तो ये इन्होंने कहा है हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी पुस्तक में। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें, तो साइमन के निर्णय संबंधी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। तो देखिए इसमें पहली विशेषता यह होती है कि आदर्शवादी प्रतिमान के अनुसार चयनित विकल्प को निर्णय की संज्ञा दी जाती है, जबकि साइमन के अनुसार पूरी प्रक्रिया अर्थात समस्या का निर्धारण, विकल्पों का विकास, फिर इसके बाद फिर विकल्पों के प्रभाव, ठीक है,
तो समस्या का निर्धारण, विकल्पों का विकास, विकल्पों के प्रभाव का मूल्यांकन एवं विकल्प का चयन, ये सब निर्णय के भाग होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि साइमन, जो हर्बर्ट साइमन थे, उनके निर्णय संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। तो आपको ये विशेषताएं लिखना होगा। फिर इसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि निर्णय के भाग कौन कौन से होते हैं, निर्णय के अंग कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद में साइमन का यह विचार था कि निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता इन्होंने बताई कि साइमन के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, परंतु निर्णयकर्ता को छंटनी के माध्यम से केवल एक विकल्प को चुनना पड़ता है और मानव की बुद्धिमत्ता ऐसे विकल्प के चुनाव करने में होती है जिससे अधिकतम सकारात्मक और न्यूनतम नकारात्मक परिणाम निकले। तो ये हर्बर्ट साइमन कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली विशेषता आती है कि साइमन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में 3 चरणों को शामिल किया है। तो ये 3 चरण कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपको ध्यान रखना है बौद्धिक क्रिया, दूसरा है डिजाइन क्रिया और इसके बाद फिर तीसरा होता है चयन क्रिया, या हम उसको चॉइस एक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए इसमें पहला हो जाता है बौद्धिक क्रिया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो इसके अंतर्गत उन अवसरों को खोजा जाता है जहां निर्णय करना आवश्यक हो और इसके लिए निर्णयकर्ता को संगठनात्मक वातावरण की समझ होना बहुत जरूरी होता है और फिर उस वातावरण की जो भी स्थिति होती है उसका विश्लेषण भी करना जरूरी होता है और यह उन दशाओं या उन स्थितियों की पहचान करता है जिनसे निर्णय की आवश्यकता होती है। तो इसको आप कम से कम शब्दों में याद रख सकते हैं कि इसमें यह देखा जाता है कि समस्या क्या है। आ रहा समझ में? इसके बाद में इसी को अन्वेषण क्रिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। इसके बाद फिर दूसरा आता है डिजाइन क्रिया या इसको प्रारूप क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्य विशेष को करने के विभिन्न विकल्पों का विकास एवं विश्लेषण सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें कार्य को करने के लिए कार्य विशेष को करने के विभिन्न विकल्पों का विकास एवं विश्लेषण करना होता है और निर्णयकर्ता को प्रत्येक विकल्प के गुण दोष एवं उसमें जो समस्याएं निहित होती हैं उन समस्याओं की पहचान करना पड़ता है तथा विकल्प के प्रभाव का मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। तो इसको आप कम शब्दों में याद रख सकते हैं कि इसमें यह देखा जाता है कि विकल्प क्या है। पहले वाले में क्या था बौद्धिक क्रिया में? तो बौद्धिक क्रिया में था कि इसमें समस्या क्या है और दूसरा क्या है इसमें कि विकल्प क्या है। फिर इसके बाद में तीसरा चरण इसका आ जाता है, देखिए चयन क्रिया या इसी को चॉइस एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें निर्णयकर्ता को संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। ठीक है, तो इसको आप कम शब्दों में याद रख सकते हैं कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये 3 चरण इन्होंने बताए थे फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 5 नंबर में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो तीनों चरण हैं आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं IDC। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद रखेंगे? IDC। तो I से आप क्या बनाएंगे? इंटेलेक्चुअल, और D से डिजाइन और C से चॉइस। तो ये इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जाता है कि साइमन के अनुसार निर्णयकर्ता एवं प्रशासनिक प्राणी होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो कि आर्थिक प्राणी एवं सामाजिक प्राणी की विशेषताओं का कुल योग होता है। तो इन्होंने कहा कि जो भी संगठन में कार्य करने वाला होता है तो वह एक तो निर्णयकर्ता होगा और दूसरा प्रशासनिक प्राणी है, जो कि आर्थिक प्राणी और सामाजिक प्राणी दोनों की विशेषताएं उसमें होती है। ठीक है, इसके बाद फिर साइमन ज्ञान की अपूर्णता, पूर्वानुमान में कठिनाई, विकल्पों की सीमा आदि के कारण प्रशासनिक व्यवहार में पूर्ण विवेकशीलता या पूर्ण तार्किकता की धारणा को नकारते हैं। फिर साइमन के अनुसार मानवीय व्यवहार न तो पूर्ण रूप से विवेकशील होता है और न ही पूर्ण रूप से अविवेकशील होता है।
ठीक है। और इस सीमित विवेकशीलता के कारण निर्णयकर्ता जिस विकल्प का चयन करता है उसकी प्रकृति संतोषजनक होती है या संतुष्टिदायक होती है, ठीक है, न कि सर्वोत्तम होती है। तो इसे ही साइमन ने सीमित तार्किकता का सिद्धांत कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमित तार्किकता का सिद्धांत क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय तथ्य एवं मूल्यों का योग होता है और यही तथ्य सच्चाई की अभिव्यक्ति होता है तथा मूल्य से तात्पर्य यहां पर उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत पसंद या नापसंद है। तो ये दोनों पॉइंट आपको इसमें याद रखना होगा। तो साइमन ने निर्णय में तथ्य और मूल्य दोनों का योग बताया। तो तथ्य क्या कहा इन्होंने तथ्य के बारे में, तो इन्होंने कहा कि तथ्य यह सच्चाई की अभिव्यक्ति होती है और मूल्य क्या है, तो मूल्य का उन्होंने कहा कि व्यक्ति पसंद करे या नापसंद करे। तो ये इन्होंने बताया इसके बारे में, तथ्य और मूल्य के बारे में। फिर इसके बाद में साइमन ने निर्णय को वर्गीकरण दो प्रकार से किया था। तो दो प्रकार कौन कौन से बताए इन्होंने निर्णय, तो एक बताया इन्होंने नियोजित निर्णय और दूसरा बताया इन्होंने अनियोजित निर्णय। तो पहला देखिए इसमें नियोजित निर्णय। अब नियोजित निर्णय क्या होता है, तो ये उन समस्याओं के लिए होते हैं जो बार बार आती हैं और ऐसे निर्णयों के लिए निश्चित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है तथा प्रत्येक निर्णय पर अलग से विचार करना आवश्यक नहीं होता, ठीक है, और ऐसे निर्णय प्रतिदिन निचले स्तर पर लिए जाते हैं। यह हर्बर्ट साइमन ने बताया था। फिर इसके बाद में दूसरा होता है अनियोजित निर्णय। तो अनियोजित निर्णय ये किस प्रकार के होते हैं, तो ये उन समस्याओं के संदर्भ में होते हैं जो संगठन के समक्ष पहली बार आई है, ठीक है, और इनका कोई पूर्व उदाहरण नहीं है और ये निर्णय उच्च स्तर पर उच्च अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय के कितने प्रकार बताए थे, तो निर्णय के इन्होंने दो प्रकार बताए थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि साइमन के अनुसार उचित निर्णय के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के संचार सूत्र अपनाए जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अभी औपचारिक और अनौपचारिक क्या है, तो औपचारिक और अनौपचारिक संचार का मतलब ये आपको समझना होगा कि जैसे औपचारिक संचार की अपन बात करें तो इसका मतलब होगा कि थ्रू प्रॉपर चैनल के तहत संचार हो, मतलब कि जो निचला या जो निचले स्तर पर कार्य करने वाला कार्मिक है वह अपने उच्च अधिकारी को बताए, फिर वह अधिकारी उससे ऊपर वाले को बताए। तो इस प्रकार से जब संचार होगा तो उसे औपचारिक संचार कहा जाता है। और अनौपचारिक संचार क्या है, तो उसमें जब साथ मिलकर वो निर्णय लेते हैं जिसमें कोई नियम नहीं होता है तो उसको कहा जाता है अनौपचारिक निर्णय। तो ये दोनों ही प्रकार के संचार सूत्र को अपनाना चाहिए निर्णय लेते समय, ये साइमन ने कहा है। फिर इसके बाद में साइमन के अनुसार निर्णय निम्नांकित तरीके से भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। तो किस तरीके से निर्णय स्वीकार किए जाते हैं, तो पहला इन्होंने कहा कि बल प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो निर्णय लेते समय क्या करना चाहिए, तो निर्णयों को कैसे स्वीकृत कराया जाए, तो इन्होंने कहा कि पहले बल का प्रयोग किया जाए। दूसरा उन्होंने बताया साइमन ने कि भावनात्मक सहानुभूति या सम्मोहन के द्वारा स्वीकृत कराया जाए। तीसरा उन्होंने बताया कि सहयोगियों में निर्णय के प्रति आदर एवं औचित्य का भाव जागृत करके। तो ये तीन प्रकार से उन्होंने बताया कि इस तरीके से निर्णय को स्वीकृत कराया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हर्बर्ट साइमन का जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है इसका कुछ सकारात्मक पक्ष देखिए। तो सकारात्मक पक्ष में पहला पॉइंट इसका यह आता है कि औपचारिक संगठनों के साथ साथ अनौपचारिक संगठनों की भूमिका को भी इन्होंने ध्यान में रखा है, ये इनका पहला सकारात्मक पक्ष है। दूसरा यह है कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी इन्होंने ध्यान दिया है और दोनों के बीच इन्होंने सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया है। फिर इसके बाद में अगला इसका सकारात्मक पक्ष है कि सत्ता या प्राधिकार की स्वीकृति विचारधारा पर बल दिया गया है। मतलब हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत में सत्ता की स्वीकृति पर बल दिया है। फिर इसके बाद में अगला इन्होंने बताया कि निर्णय निर्धारण की निरंतरता एवं आंतरिक तथा बाह्य कारकों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने की बात इनके सिद्धांत में की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इनके सिद्धांत के नकारात्मक पक्ष या इनके सिद्धांत की आलोचना। तो देखिए इसमें
इनकी आलोचना का पहला पॉइंट यह है कि साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को प्रशासन माना है। ठीक है, इन्होंने निर्णय को क्या माना है, तो इन्होंने निर्णय प्रक्रिया को प्रशासन माना है। और निर्णय निर्धारण एक महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी निर्णय निर्धारण के आधार पर संगठन के संपूर्ण रूप को समझा नहीं जा सकता। आ रहा समझ में, ये इनकी आलोचना का पहला पॉइंट है। दूसरा आलोचना का पॉइंट यह है कि निर्णय निर्धारण के संदर्भ में एक समस्या यह भी आती है कि यदि संगठन छोटा है तथा अपेक्षित रूप से आधुनिक नहीं है, तो वहां सामाजिक एवं प्रशासकीय कौशल तथा प्रभावशाली कार्यात्मक और प्रभावशाली विशेषज्ञता युक्त प्रशासक को वहां पर किस तरह लाया जाए। ठीक है, यह भी इसकी समस्या है, यह आलोचना का पॉइंट है। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि ऐसे संगठनों में जिनमें पर्याप्त आधुनिकता नहीं है, मतलब ये कि संगठन आधुनिक नहीं है और सूचना प्रबंधन व्यवस्था आदि की उपलब्धता वहां पर प्रभावशाली नहीं है, तो वहां निर्णय निर्धारण में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है कि तथ्यों और मूल्यों के रूप में साइमन ने राजनीतिक प्रशासन विभाजन की अवधारणा को इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था, जो कि आज के परिवेश में प्रासंगिक नहीं है, आज के परिवेश में उचित नहीं है। ये इनके सिद्धांतों की आलोचना इन आधारों पर की जाती है। फिर अंत में इनका निष्कर्ष देखिए, इसका निष्कर्ष क्या होगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप निष्कर्ष लिखें तो ध्यान रखना 11 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ही आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, 5 नंबर वाले में आपको निष्कर्ष नहीं लिखना है फ्रेंड। तो निष्कर्ष आपको लिखना है 1/3, मतलब 1/3 शब्दों में आपको निष्कर्ष लिखना होगा। जैसे 11 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके उत्तर लिखने की शब्द सीमा 200 होती है, तो 200 का 1/3 आपको निष्कर्ष लिखना होगा। ठीक है, तो उपर्युक्त इसका निष्कर्ष देखिए, तो उपर्युक्त विवरणों का स्पष्ट अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि साइमन के प्रतिमान में बहुत ही उपयोगी और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है और उन्होंने निर्णय प्रक्रिया में व्यावहारिक पहलुओं को स्थान दिया है तथा संगठनात्मक व्यवस्था की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उन्होंने साइमन ने जो निर्णय निर्माण के बारे में बताकर गए थे, यह आज भी सभी संगठनों में, चाहे निजी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो, उनके सिद्धांत प्रासंगिक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस प्रकार से इनका निष्कर्ष भी यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ साइमन का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है फ्रेंड। अब इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।